तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। मैंने प्रीवियस ईयर से 2-3 क्वेश्चन उठाया है। चलो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन को ध्यान में रखना, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन और नॉन एक्वा सोल्यूशन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। यहाँ चूंकि बात कर रहा है एक्वा सोल्यूशन की, तो एक्वा सोल्यूशन के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसका नाम है 213। अब ये 213 क्या है, पहले हम क्वेश्चन पे देखें। ये जो मेरा अमीन है, इसमें नाइट्रोजन के साथ एक ही इथाइलिन यानी एक ही प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या हम इसे प्राइमरी नहीं बोल सकते? बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी अमीन है ये। यहाँ मेरे नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइलिन जुड़े हुए हैं। क्या हम इसे सेकेंडरी नहीं बोल सकते? बिल्कुल ठीक है, इसे सेकेंडरी बोलना सही है। लास्ट वाले में नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइलिन जुड़े, मतलब ये टर्शरी अमीन है। अब एक्वा सोल्यूशन में क्या है कि बेसिसिटी डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी। बेसिसिटी प्लस आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती ही है, हम जानते हैं, पर हम हमेशा भूल जाते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस को। एक्वस के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस भी मैटर करती है, इसीलिए हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि टर्शरी को सबसे ज्यादा बेसिक बोल दिया, फिर सेकेंडरी को बोला और फिर प्राइमरी को। ये गलत हो जाएगा। हमें ध्यान देना है एक्वस के केस में बेसिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करती है, और इसीलिए ऑर्डर थोड़ा सा बदल जाता है। सेकेंडरी को हम हमेशा सबसे आगे रखेंगे, फिर प्राइमरी और देन टर्शरी। अगर मान लो इन केस यहाँ अमोनिया भी दिया रहता, तो लास्ट में हम अमोनिया को रख देते हैं। इस हिसाब से इसे अरेंज कर लीजिए। अपना सेकेंडरी वाला सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद प्राइमरी वाला, उसके बाद टर्शरी वाला। चलो इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेसिकली यहाँ फिर से अमीन बना रखा है और अमीन का ही हमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखना है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर मतलब कि पहले कम सॉल्युबल वाला और लास्ट में सबसे हाईएस्ट सॉल्युबल वाला रहेगा। अच्छा, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अगर अमीन वाटर में घुलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है तो वो हाईली सॉल्युबल होगा। जितना बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा उतना ही अच्छा ये सॉल्युबिलिटी शो करेगा। अच्छा, थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ देख लें हम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है जिसमें एक हाइड्रोजन तो रिक्वायर्ड ही है, और वो बॉन्ड बनाएगा या तो नाइट्रोजन के साथ, या बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, या फिर बॉन्ड बना सकता है फ्लोरीन के साथ। यहाँ पर नाइट्रोजन अमीन से आ रहा है और हाइड्रोजन पानी से आ रहा है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। अगर बॉन्डिंग बढ़िया हुई तो ये हाईएस्ट या फिर अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करने वाला है। चलो देखें कैसे सॉल्युबिलिटी ये शो कर रहा है। अच्छा, एक चीज है कि बेसिसिटी जो है प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस केस में, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मैटर कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जितना ज्यादा अच्छा प्लस आई इफेक्ट इस पे आएगा नाइट्रोजन पे, उतनी ही ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नाइट्रोजन पे, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू मेक अ गुड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन ऑफ वाटर। चलो, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस वाले नाइट्रोजन पे 2 इथाइलिन यानी 2 प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं, मतलब ये सेकेंडरी हुआ। इस वाले नाइट्रोजन पे एक इथाइलिन यानी ये प्राइमरी हुआ। पर ये क्या, लास्ट वाले में ये कुछ बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, तो बेंजीन वाले स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा समझना पड़ेगा मुझे। बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसने लगा दिया है NH2। आप इसे एनिलीन भी बुला सकते हैं। एनिलीन के केस में क्या है, जो नाइट्रोजन पे होता है मेरा लोन पेयर, वो लोन पेयर चला जाता है कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में जब जाता है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टू। ये दोनों जो चेन वाले हैं इनके केस में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी डिक्रीज हो गई है। अब चूंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी उतना अच्छा नहीं बनाएगा। इस केस में अपना जो एनिलीन है वो सबसे लास्ट आएगा। सबसे लास्ट या फिर हम कह सकते हैं इसका सबसे लोएस्ट सॉल्युबिलिटी होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले हम एनिलीन को ही लिखेंगे, उसके बाद मेरा आएगा प्राइमरी, और उसके बाद मेरा आ जाएगा सेकेंडरी। आप ध्यान से देख लो, सेकेंडरी पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन पे। एनिलीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोएस्ट है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जा रहा है या कह लो रेजोनेंस में जा रहा है बेंजीन के। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। हम चलते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यूज। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं मेंशन कर दूं, हम
जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं उतनी ही लोएस्ट pKa वैल्यू आती है, और हम जितना ही हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं उतनी ही लोअर pKb वैल्यू आती है। तो बेसिकली पहले मैं फाइंड कर लूँ कि बेस का क्या ऑर्डर है। अगर मैं बेस का ऑर्डर लगाऊं तो बेस का ऑर्डर वही है, जितना ज़्यादा लोन पेयर रहेगा उतना ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा। इस हिसाब से जो एनालिन हमने प्रीवियसली डिस्कस किया उसका बेसिक स्ट्रेंथ लोएस्ट हुआ, एनालिन का बेसिक स्ट्रेंथ लोएस्ट हुआ। उसके बाद मेरा सबसे ज़्यादा रहेगा अमोनिया का, क्योंकि यहाँ पे एक भी प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप नहीं है। फिर उसके बाद मेरा प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन में क्या है कि यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट देने के लिए कोई है जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया हुआ है। अच्छा, मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर बेस ऊपर जा रहा है तो पीकेबी नीचे जाएगा, क्योंकि इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने बेस को इस तरीके से लिखा है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा पीकेबी का ऑर्डर। पीकेबी का ऑर्डर, अब चूंकि इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो यहाँ पे एनालीन का सबसे ज्यादा पीकेबी होगा, फिर उसके बाद अमोनिया, और सबसे लास्ट में हमारा आ जाएगा प्राइमरी अमीन। आई होप कि इतनी चीजों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलो एक और क्वेश्चन मैंने लिया है। दूसरा क्वेश्चन है जो पूछ रहा है आपसे कि राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। मैंने नस्ट इक्वेशन पहले से ही लिख रखा है यहाँ पे। आपको ध्यान देना है यहाँ पे जब टेम्परेचर ना मेंशन किया रहे तो आप यहाँ की कांस्टेंट वैल्यू को मिलाकर एक साथ 0.059 लिख सकते हो। आपको याद रखना है कि ये केवल रूम टेम्परेचर के लिए है। दो केस में आप इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं, जब टेम्परेचर बिल्कुल ही ना मेंशन किया रहे और या फिर टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर लिखा रहे। तो आप इस फॉर्मूला को आंख बंद करके लिखिए और ऐसा ही एज इट इज अप्लाई कर दीजिए। ओके, यहाँ कॉपर सॉलिड फॉर्म में था इसलिए इसे आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर Zn2+ लिखा है और उसके बाद यहाँ जिंक सॉलिड फॉर्म में था इसलिए इसे भी इग्नोर किया है, और नीचे रिएक्टेंट यानी Cu2+ की कंसंट्रेशन यहाँ मेंशन की हुई है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ विल द ई सेल इफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ, अगर Cu2+ आयन की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी तो मेरे इस वाले सेल पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो Cu2+ जो है वो ये है, ठीक। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर ओवरऑल ये रेशियो छोटा हो गया तो लॉग की वैल्यू छोटी आएगी। अगर लॉग की वैल्यू छोटी आएगी तो ये मेरा पूरा टर्म छोटा हो जाएगा, और अगर ये टर्म छोटा हो गया तो इस ई नॉट सेल से बहुत कम चीज माइनस होगी, तो फाइनली मेरा ई सेल इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में मेरा ई सेल इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब Zn2+ का अगर आयन मैंने इंक्रीज किया, Zn2+ तो ऊपर की साइड में एग्जिस्ट कर रहा है ना, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाई तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। ये रेशियो अगर बढ़ा तो ये पूरी लॉग की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर ये पूरा वैल्यू बढ़ रहा है तो ओवरऑल ये जो है ना, ये ओवरऑल जो Cu2+ में बहुत घट गया था ये अब ओवरऑल बढ़ गया है। अब इसमें से यानी ई नॉट सेल में से कोई बहुत बड़ी चीज माइनस हो रही है। ए नॉट सेल में से कोई बहुत बड़ी चीज माइनस हो रही है। पहले वाले के कंपैरिजन में तो ये बड़ा ही हुआ ना। जब आप ई नॉट सेल में से बड़ी चीज माइनस करोगे तो आपका ई सेल छोटा आएगा। इट मीन्स यहाँ पर ई सेल डिक्रीज हो रहा है, पहले से डिक्रीज हो रहा है। आप याद रखो, जब आप ऊपर वाली चीज बढ़ाते हो तो ई सेल घटती है। जब आप रेशियो के नीचे यानी डिनोमिनेटर वाला कोई चीज या उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हो या इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हो तो ई सेल की वैल्यू भी बढ़ती है।